गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम सडन फोर्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। जो लास्ट क्लास हमने ली थी उसमें हमने अर्थ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको दो कैटेगरीज बताई थी, सडन फोर्सेस और डायस्ट्रोफिज्म। लास्ट क्लास में हमने डायस्ट्रोफिज्म के दो पार्ट्स पढ़े थे, फोल्डिंग एंड फोल्टिंग। सडन फोर्सेस की हम अब बात करेंगे। सडन फोर्सेस मैंने बताया भी था आपको, जिसे हिंदी में हम आकस्मिक बल कहते हैं, जो एकदम से घटित होते हैं पृथ्वी पर और उसके जो प्रभाव हैं वो आपको एकदम से स्पष्ट नजर आते हैं। तो फिलहाल सडन फोर्सेस में मैं सबसे पहले बात करूंगी अर्थक्वेक्स की, जिसे हम भूकंप भी कहते हैं। परिभाषा बहुत आसान है इसकी कि पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण धरातल के किसी भी भाग का एकदम से कांप उठना क्या कहलाएगा? भूकंप। और देखिए, ये एकदम से एक शॉक भी लग सकता है अर्थक्वेक से, और सीरीज ऑफ शॉक्स भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकदम से शॉक लगा तो उसी को हम अर्थक्वेक बोलेंगे। कंटिन्यूटी में काफी मिनट तक भी अर्थक्वेक चल सकता है, जिसमें मल्टीपल हमें शॉक्स, जो एक सीरीज ऑफ शॉक्स हमारे को महसूस हो सकती है। तो इन्हीं अर्थक्वेक में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ दो टर्म्स हैं, मैंने आपको आई थिंक पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब कर रही थी वहां पे भी इन टर्म्स के बारे में बताया था, लेकिन दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं कि भूकंपों की जो उत्पत्ति होगी वो कहाँ से होती है और कौन कौन सी वेव्स जो है वो चारों दिशाओं में वहां से फैलती हैं। इस डायग्राम में आपको जमीन के अंदर जो एक पॉइंट नजर आ रहा है, दैट इज सिस्मिक फोकस, जिसे हम हिंदी में भूकंप का मूल कहते हैं। ऑन एन एवरेज आप ये मान लीजिए कि लगभग 50 से 100 किलोमीटर की गहराई के ऊपर मोस्टली भूकंप जो है वो जनरेट होते हैं। और पृथ्वी के अंदर का वह स्थान जहाँ पे भूकंप आएगा सबसे पहले, जहाँ से वो उत्पन्न होगा, उसे हम भूकंप का मूल या सिस्मिक फोकस बोलेंगे। उसके बाद इसी फोकस से चारों दिशाओं में क्या जाएंगे? भूकंप की तरंगे, और इन्हीं तरंगों की वजह से हमें जो वो शॉक्स हैं वो महसूस होंगे। देखिए, पृथ्वी पे जो ये फोकस था पृथ्वी के अंदर, उसके बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे पृथ्वी के ऊपर वह स्थान जहाँ पे सबसे पहले भूकंप की तरंगे पहुंचेंगी, वो भूकंप का एपिसेंटर कहलाएगा, अधिकेंद्र जिसे बोलेंगे। ये वो स्थान है जहाँ पे पृथ्वी पे सबसे पहले भूकंप की तरंगे पहुंचेंगी, इसलिए सबसे पहले भूकंप इसी स्थान पर महसूस किया जाएगा। प्लस इसकी तीव्रता भी सबसे अधिक एपिसेंटर पर ही होगी। एपिसेंटर से जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, भूकंप का जो प्रभाव है वो भी कम होता चला जाएगा। आपको पता है ना, कई बार न्यूज में भी पढ़ते होंगे कि भूकंप का मूल केंद्र कहाँ था। तो वो एक स्थान होता है जहाँ पे सबसे अधिक प्रभाव उसका महसूस किया जाएगा। जैसे जैसे उससे दूर जाओगे आप, वहां पे उसका प्रभाव तो होगा लेकिन वो क्षीण हो जाएगा, वो कमजोर होता हुआ चला जाएगा। तो सबसे अधिक प्रभाव जो होगा वो एपिसेंटर पर ही महसूस किया जाएगा। और इसके चारों दिशाओं में जो होंगी वो वेव्स जो है वो चलती हैं। अब यहीं पर ही दो शब्द आपके बुक्स में दिए हुए हैं, आइसोसीस्मल और होमोसीस्मल लाइंस। ठीक है। ये क्या होती है? देखिए, आइसोसीस्मल लाइंस क्या होती है कि वो उन सभी स्थानों को ज्वाइन करेगी जिन स्थानों के ऊपर भूकंप जो है था वो सेम इंटेंसिटी का आया। इंटेंसिटी की हम अभी आगे बात करेंगे। जैसे हम लिखते हैं ना कि 5.6 इंटेंसिटी का भूकंप आया था, 3 का आया था, 8 का आया था। तो वो सभी स्थान जहां पर समान इंटेंसिटी महसूस की गई है, उन सभी स्थानों को अगर हम एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे, उन सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे, तो उस लाइन को हम बोलेंगे आइसोसीस्मल लाइंस। और यहीं पर एक शब्द और आता है, होमोसीस्मल। होमोसीस्मल का मतलब वो सभी स्थान जहां पर एक ही समय पर भूकंप महसूस हुआ। दोनों में अंतर है ना। आइसोसीस्मल में समान इंटेंसिटी वाले स्थानों को मिलाएंगे, और होमोसीस्मल में उन सभी स्थानों को मिलाएंगे जहां पर एक ही टाइम पर भूकंप महसूस किया गया है। तो ये आप जरूर ड्रॉ करके बता सकते हैं। उसके बाद देखिए, यंत्र है हमारा सिस्मोग्राफ। इसी सिस्मोग्राफ के माध्यम से हम जो है भूकंप के इंटेंसिटी को बता पाते हैं कि कितनी इंटेंसिटी रही थी। दो प्रकार का होता है, एक वर्टिकल सिस्मोग्राफ भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी। इसमें जो ये यंत्र है, जब वो सीधा आपको खड़ा दिखेगा तो वर्टिकल है, अगर वो जमीन पर क्षैतिज अवस्था में है तो वो जो है हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये आप जरूर बताएं। देखिए, इन हर एक चीज के मार्क्स होते हैं, तो इन चीजों को आप जरूर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अगेन हम उसी बात पे आ जाते हैं, सिस्मिक फोकस और सिस्मिक एपिसेंटर।
और फोकस से चारों दिशाओं में क्या चल रही हैं हमारे सिस्मिक वेव्स। अब कितने प्रकार की वेव्स होती हैं इसके बारे में भी हमने बात की थी। मोस्टली बुक्स में 3 ही वेव्स की बात की गई है। जब हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा था वहां भी 3 ही वेव्स की बात हुई थी। कौन कौन सी वेव्स थी वो? प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और लव वेव्स, जिसे हम सरफेस वेव्स भी बोल देते हैं। तो ये दोबारा से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मोटा मोटा मैं आपको करा दूंगी। लेकिन यहाँ पे एक फोर्थ वेव की मैं जरूर बात करूंगी, रिले वेव, जो आपको फोर्थ नंबर पे नजर आ रही होगी। देखिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। वेरी फर्स्ट है आपका पी वेव, जिसे हम प्राथमिक तरंगे बोलते हैं, प्राइमरी वेव्स। सबसे तेज गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। स्पीड सबसे ज्यादा तो ऑब्वियसली सबसे पहले पहुंचेंगी। इनकी जो स्पीड है वो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में लगभग 14 किलोमीटर तक ही पहुंच चुकी होती है। पृथ्वी पर तीनों माध्यम, ठोस, तरल या गैस, तीनों माध्यमों में से गुजर सकती हैं। और जो इसकी वजह से जो कण होते हैं वो क्या होंगे? वो आगे पीछे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ये शेकिंग करेंगे ना, तो वो शॉक कैसे लगेंगे? आगे पीछे। आपको नजर आ रहा होगा ना, आगे पीछे। कहीं पे देखिए आपको गैप कम नजर आ रहा है, कहीं पे ज्यादा नजर आ रहा है। इसका मतलब मूवमेंट हो रही है, कंप्रेशन हो रहा है, कहीं पे एक्सपेंशन हो रहा है। कंप्रेशन जहाँ पे आपको लाइंस के बीच में गैप कम नजर आएगा, एक्सपेंशन जहाँ पे ज्यादा नजर आएगा। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम रहेगा प्राइमरी वेव्स के लिए। उसके बाद आपके सेकंड नंबर पे जो नीचे है आपका वो है एस वेव्स। एस वेव्स जिसे हम सेकेंडरी वेव्स बोलेंगे, अनुप्रस्थ तरंगे या गौण तरंगे, द्वितीयक तरंगे। ठीक है, इनका क्या रहेगा कि प्राइमरी वेव्स के जस्ट बाद ये पहुंचेंगे किसी भी स्थान पर। इनकी जो गति रहती है वो प्राइमरी वेव्स से लगभग आधी रहती है। और इसमें क्या होगा कि इसमें जो भी कण होंगे वो समकोण के ऊपर काटेंगे। इसका मतलब इसकी वजह से पदार्थ क्या होंगे? ऊपर नीचे। डायग्राम से आपको समझ भी आ रहा होगा, ऊपर नीचे की उसमें वो मूवमेंट करेंगे। और इनका प्रभाव क्या रहता है? इनका प्रभाव ये है कि ये सिर्फ ठोस पदार्थों से गुजर सकती हैं, यानी कि अगर कोई भी ऐसा मीडियम आएगा जो कि लिक्विड फॉर्म में है तो वहां से ये गुजर नहीं पाएंगी, वहां पे ये खत्म हो जाएंगी। नंबर 3 पे आ जाती हैं लव वेव्स, जिसे हम सरफेस वेव्स भी बोलते हैं। ये सबसे प्रभावशाली तरंगे हैं क्योंकि ये सिर्फ सरफेस पर चलती हैं। प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स जमीन के अंदर भी रहती हैं, इसलिए सिर्फ जमीन के ऊपर इनका प्रभाव नहीं होता, अंदर भी रहता है। लेकिन जो लव वेव्स हैं, सरफेस वेव्स है, नाम में ही है उनके, वो सिर्फ धरातल के पास ही चलेंगे, इसलिए सबसे अधिक जो प्रभाव होगा, सबसे अधिक जो शॉकिंग होगी वो इन्हीं के वजह से होगी। सबसे अधिक जो डिस्ट्रक्शन करता है भूकंप, उसके पीछे इन्हीं का हाथ होता है। और इन्हीं के साथ होती है हमारी रिले वेव्स। कई बुक्स में सिर्फ 3 ही की बात है, लेकिन आप रिले वेव्स की बात जरूर कीजिएगा। रिले वेव्स और लव वेव्स लगभग एक जैसी ही होती है, सिर्फ हल्का सा अंतर है। जो लव वेव्स होती हैं वो उसमें सिर्फ जो आपके कणों की जो दिशा दिखेगी आपको, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल दिखेगी। लेकिन रिले वेव्स में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होती है और वर्टिकल मूवमेंट भी होती है। दोनों में समानता ये है कि दोनों सिर्फ सरफेस पर चलती हैं। पी वेव्स और जो एस वेव्स मैंने बताई थी वो सरफेस पे भी चलती हैं और जमीन के अंदर भी चलती हैं। लेकिन लव वेव्स और रिले वेव्स में क्या समानता है? ये सिर्फ जो है आपकी धरातल के ऊपर चलेंगी, इसीलिए इन दोनों की वजह से विनाश सबसे ज्यादा होगा। पी वेव एल वेव्स एस वेव्स इतना नहीं करती जितना कि एल वेव्स और रिले वेव्स करेंगी। डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा करेंगी, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? लव वेव्स जो होती हैं वो सिर्फ ठोस पदार्थों से चल पाएंगी और वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेंगी। रिले वेव्स जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्रकार की मूवमेंट कर सकती हैं और वो जो है आपके वाटर बॉडीज में से भी गुजर सकती है। इसका मतलब जो लेक्स वगैरह होती हैं, झीलें हैं, ठीक है, कोई रिवर है, तो उसके अंदर भी मूवमेंट करेगी रिले वेव। लव वेव्स नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस है। उसके बाद देखिए, वैसे तो ये डायग्राम आपको बनाना था इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर, वहां भी हमने इसके बारे में बात की थी, लेकिन फिर भी आप यहाँ भी हल्का सा दिखा सकते हैं क्योंकि हमने तीनों की प्रॉपर्टीज की बात की थी ना, तो यहाँ भी आप दिखा सकते हैं कि किस प्रकार जो है आपकी पृथ्वी है उसमें 3 लेयर्स हैं आपकी। ठीक है, आपने पढ़ी थी ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर। उसके बाद मैंने बता ही दिया था कि जो मेंटल होती है वो कैसी होती है? लिक्विड फॉर्म में, इसलिए वहां पे एस वेव्स नहीं पहुंच पाएंगी। सिर्फ पी वेव्स ऐसी हैं जो तीनों माध्यम में से गुजर सकती हैं, इसलिए एकमात्र पी वेव ही ऐसी हैं जो आपको तीनों लेयर्स में से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब पृथ्वी के बीचों बीच से एकमात्र पी वेव ही गुजरती है।
और जो सरफेस वेव्स हैं एल वेव्स, वो ब्लू कलर की सिर्फ आपको सरफेस के ऊपर ऊपर नजर आ रहे हैं, जमीन के अंदर तो वो है ही नहीं, बिकॉज ये ऊपर ही चलती हैं। और इन्हीं के साथ आप रिले वेव्स को भी दिखा सकते हो, जो भी जमीन के ऊपर ही रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। तो ये डायग्राम आप बता सकती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अर्थक्वेक की इंटेंसिटी और उसके मैग्नीट्यूड की। इंटेंसिटी को हम बोलते हैं भूकंप की तीव्रता, और जो आपका मैग्नीट्यूड है ये होता है भूकंप का परिमाण। जो इंटेंसिटी है, देखिए कई बार इन दोनों को हम बिल्कुल एक ही शब्द मान लेते हैं, बट इनमें डिफरेंस है। हालांकि एक दूसरे से जुड़ी हुई धारणाएं हैं, लेकिन इसमें हल्का सा अंतर है, दोनों को मापने के पैमाने भी अलग अलग हैं। जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, उसका मतलब क्या है कि कितना अधिक विनाश हुआ है किसी स्थान पर भूकंप से, तो उसको मापने का जो पैमाना है उसे हम मरकाली पैमाना बोलते हैं। और उस मरकाली पैमाने के ऊपर क्या होते हैं, पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है, 1 से लेके 12 तक। 1 ऑब्वियसली सबसे कम होगा, और 12 यानी कि जिसमें सब कुछ विनाश हो चुका है जिसमें। तो 1 to 12 में हम मापेंगे इंटेंसिटी किसके माध्यम से, मरकाली के माध्यम से। और जो मैग्नीट्यूड होता है उसका मतलब ये है कि भूकंप का परिमाण, कि किसी भूकंप ने कितनी ऊर्जा को रिलीज किया। जितनी अधिक ऊर्जा को वो रिलीज करेगा उतनी अधिक शॉकिंग हमारे को महसूस होगी, उतना अधिक जो है वो सीरीज ऑफ हमारे को शॉक्स महसूस होंगे, और उतना अधिक ऑब्वियसली फिर डिस्ट्रक्शन भी होगा। देखिए मरकाली की मैं बात कर रही हूँ। मरकाली से हम क्या मेजर करते हैं, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी। और इसके माध्यम में से मैंने बताया कि हमें इसमें किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जस्ट हम जाके अपनी नजरों से हम देख पाते हैं कि कितना जान माल का नुकसान हुआ है, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसको जस्ट हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और देखने के आधार पे ही हम अपने आप अंदाजा लगा लेंगे कि कितना पैमाने के ऊपर हम इसको रख सकते हैं। जैसे कि 1 से लेके 2 में अगर हम रखें, देखिए आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब 0 में हम ये मान लेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं, 1 में काफी हमें महसूस हुआ, 2 में अधिक 2 में 1 में हमें हल्का फुल्का महसूस हुआ, ठीक है, 2 में उससे थोड़ा सा ज्यादा। और जैसे जैसे आप अपर में जाते चले जाओगे वैसे वैसे आपको अधिक जो है वो डिस्ट्रक्शन आपको नजर भी आएगी, और उतनी शॉकिंग आपने महसूस भी की है। तो जैसे जैसे हम स्केल में ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हम बता देंगे कि कितना अधिक डिस्ट्रक्शन, कितना अधिक फिजिकल डैमेज हमने महसूस किया है। उसके बाद हम बात करते हैं भूकंप के मैग्नीट्यूड की, भूकंप का परिमाण, की कितनी अधिक ऊर्जा को रिलीज किया है भूकंप ने। और जो ये ऊर्जा होती है इसको हम किसके द्वारा मेजर करेंगे, रिक्टर स्केल पर, ठीक है। हमने इससे पहले इंटेंसिटी की बात की है, उसको मेजर हम करते हैं मरकाली पैमाने के ऊपर। लेकिन जब भूकंप के परिमाण की मैं बात कर रही हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, तो उसको हम मेजर करते हैं, हमारा एक फिक्स पैमाना है जो कि रिक्टर स्केल है। रिक्टर स्केल का जो नाम पड़ा है वो जो इसको जिन्होंने वो किया था, इजाद किया था इस पैमाने को, उनका नाम था फ्रांसिस रिक्टर, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है। तो इसी रिक्टर स्केल के अंदर फिर 0 से लेके फिर फर्दर 9 तक जो है स्केल, हालांकि इससे ऊपर भी हो सकता है, बट हमने इसमें आज तक जो मैक्सिमम महसूस किया है वो 8.6 का महसूस किया, इसलिए सिर्फ 9 तक का इसमें फिलहाल है, जिसमें हम महसूस कर पाते हैं कि कहाँ पे हम जो हमारा भूकंप है वो रहेगा। तो अगर आप ये मान लीजिए कि अगर रिक्टर पैमाने के ऊपर आपने 2 लेवल का महसूस किया है, तो 2 से जब हम 3 की तरफ जाएंगे तो जो उसके द्वारा रिलीज की गई ऊर्जा थी वो कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें आप इस चीज को आपने बताना है। ये एक ऐसा पैमाना है जिसमें हर एक पॉइंट जो है, हर एक अगला पॉइंट अपने से पहले पॉइंट्स का 10 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। उसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो 10 गुना बढ़ जाएगा। यानी कि 2 से 3 में जाओगे तो 10 गुना, 3 से 4 में जाओगे तो 100 गुना, उसके फर्दर जाओगे तो एक एक जीरो जो है वो बढ़ती चली जाएगी, यानी कि इतना अधिक जो है वो बढ़ जाएगा। और सेम ऐसे ही हम ऊर्जा की ये बता देंगे कि जो हर एक पूर्णांक होगा वो अपने से जो नेक्स्ट होगी उसमें 31 गुना अधिक ऊर्जा छोड़ेगा, ठीक है। 2 से 3 में जाओगे तो 3 2 से 31 गुना, सेम ऐसे फर्दर जाओगे तो 31 गुना ऊर्जा अधिक रिलीज करेगा हर अगला पॉइंट अपने से पिछले पॉइंट से। तो इस प्रकार जो है वो मैग्नीट्यूड हम मेजर करते हैं। जैसे कि मैग्नीट्यूड का आपको स्केल नजर आ रहा है, ठीक है।
4 में आपको लाइट दिख रहा है, 5 मॉडरेट है, 6 काफी स्ट्रोंग है, 7 मेजर है, 8 ग्रेट है। 8 से ऊपर जाओगे तो आप ये मान लीजिए कि बहुत अधिक डिस्ट्रक्शन हुआ है। और अभी तक जो मैक्सिमम हमने महसूस किया है वो 8.6 महसूस किया है, जिसको हमने रिक्टर पैमाने के ऊपर ही मेजर किया था। ये देखिए आपको नजर आ रहा है ना, ये 10 की पावर बढ़ती चली जा रही। मैंने बताया ही कि हर एक पॉइंट में जो है वो 10 की पावर एक एक जीरो बढ़ती चली जाएगी। 10 की पावर 3, फिर 5 4 है, 5 6 7 8 9, ऐसे ऐसे। इस डायग्राम को आप बनाएंगे तो आई थिंक बेटर रहेगा। इसमें हर चीज दिखा दी है कि जो शेकिंग होगी वो 10 टाइम्स ज्यादा होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी आपकी बुक्स में 31 टाइम्स है, इसमें 33 है, 32 लिख सकते हैं आप ऑन एन एवरेज, तो वो भी कोई गलत नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से वो बढ़ता चला जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज की, कि भूकंप के जो है वो कारण क्या है एक्चुअल। जो भूकंप आता है उसके पीछे रीजंस कौन कौन से रहते हैं। तो देखिए बच्चों, बहुत सारे रीजंस हैं। भूप्लेटों का खिसकना अभी आपके सिलेबस में आगे आएगा। अभी प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आप ये मान के चलिए कि जो भी आपका क्रस्ट है, जिस क्रस्ट को हमने पढ़ा था ना, क्रस्ट मेंटल कोर, तो जो ये क्रस्ट है, हम ये मान के चलते हैं कि जितनी भी ये क्रस्ट है वो कुछ प्लेट्स से मिलके बनी है, ठीक है। और उन प्लेट्स के बीच में मूवमेंट होती रहती है, वो प्लेट एक दूसरे के नजदीक भी आती है, वो प्लेट एक दूसरे के दूर भी जाती हैं। तो जब भी ये जो इनकी मूवमेंट होती रहती है, मूवमेंट के टकराने से, इनके आपस में टकराने से या इनके दूर चले जाने से जो है वो शेकिंग होती है जमीन पर, और इन्हीं को हम भूकंप कहते हैं। उसके अलावा और क्या हो सकता है, वल्केनिक एक्टिविटीज। भूकंप का ज्वालामुखी से काफी करीबी संबंध है। जब भी जो है मैग्मा जो है जमीन पर आएगा, और बहुत अधिक अगर पावर से आ रहा है, तो ऑफ कोर्स वो अपने आसपास के क्षेत्रों में भूकंप जो है वो हैपन करेगा। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा देखिए आपका भूपटल का जो है संकुचन। हमने जब टाइम स्केल की बात की थी, ज्योग्राफिकल टाइम स्केल की, तो हमने बताया था कि जब स्टार्टिंग में पृथ्वी जो बनी थी, वो क्योंकि वो सूर्य का ही अंश है, तो बहुत ही मोल्टन स्टेज में थी। धीरे धीरे पृथ्वी जो ठंडी हो रही है, वो सिकुड़ रही है। तो जो इसके भीतर का हिस्सा है वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। जो बाहर का हिस्सा था वो एकदम से सिकुड़ गया, ठंडा हो गया, लेकिन जो अंदर है आज भी वो मोल्टन स्टेज में है। तो जब ये अंदर की चट्टानें सिकुड़ती हैं और आपस में एडजस्टमेंट करती हैं, तो ऑब्वियसली पृथ्वी के ऊपर कहीं ना कहीं फिर शेकिंग जो है हम महसूस करते हैं। उसके अलावा और क्या हो सकता है, आइसोस्टेसी की हम बात कर सकते हैं। इसके बारे में आपका एक चैप्टर भी आएगा आगे। आइसोस्टेसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भूसंतुलन। यानी कि भूमि का अपने आप में एक संतुलन बनाना, जिसमें हम क्या मानते हैं कि मान लीजिए पृथ्वी के ऊपर अगर बहुत अधिक लंबा एक पर्वत है, तो उस पर्वत का जो है अपर्दन होगा, और अपर्दन होने के बाद जो वो मटेरियल है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भूकंप जनरेट होगा। जब बहुत अधिक वेदरिंग की प्रोसेस अगर होगी, या जो है आपका वेदरिंग की प्रोसेस होगी, या बहुत अधिक इरोजन होगा, तो उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे जो पर्वत है, मान लीजिए बहुत ऊंचे उठे हुए जो भाग है वो पर्वत हैं, जो नीचे की तरफ हिस्से हैं वो क्या है, हमारे सागर हैं। तो पर्वत और जो सागर हैं वो दोनों के दोनों अपने आपस में समायोजन करने की कोशिश करेंगे ना। अगर पर्वतों का इरोजन हुआ है, तो मटेरियल कहीं ना कहीं जाके कहाँ पे जमा हो जाएगा, सागर की तली के अंदर हो जाएगा। अब उससे क्या होगा, अपरदन हो जाने की वजह से पर्वत क्या हो गया, हल्का हो गया, और डिपोजिशन की वजह से क्या हो गया, सागर की तली में भार बढ़ गया है। तो इससे क्या होगा, संतुलन जो है वो बिगड़ गया है। तो इस संतुलन को बनाए रखने के लिए पुनः क्या होगा, कि जो महासागर की तली है उसके नीचे से पर्वत के नीचे की ओर जो है मैग्मा बहने चलेगा, और फिर पुनः पर्वत को वो ऊपर उठाएगा। तो इसलिए इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हमारे को ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और इसमें फिर क्या होगा, भूकंप जनरेट हो जाएगा। तो इसे हम आइसोस्टेसी कहते हैं, कि भूमि जो है वो अपने आप की प्रक्रियाओं से इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जो है एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है, क्योंकि कुछ भाग ऊंचे उठे हुए हैं, कुछ भाग काफी नीचे हैं। तो इसमें अपने आप बैलेंस चलता रहता है, और इस बैलेंसिंग प्रोसेस के अंदर ही कभी भी शेकिंग होगी उसे भूकंप बोलेंगे। शेकिंग बहुत छोटी भी हो सकती है, बहुत कम लेवल पे भी हो सकती है, ये इतनी कम भी हो सकती है कि हम महसूस ही ना कर पाए, और बहुत अधिक भी हो सकती है। उसके अलावा आती है एक आपकी इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी की हम बात कर सकते हैं। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी क्या है,
इसमें क्या रहता है कि जो आपकी देखिए चट्टाने हैं ना, उसे हमने क्या माना है, हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी चट्टाने हैं वो रबड़ की तरह इलास्टिक हैं, और कभी भी उसमें कहीं पे कंप्रेशन होगा या उसके अंदर टेंशन आएगी तो वो एक लेवल तक तो उस चीज को सहेगी, लेकिन उसके बाद वो टूट जाएगी। हमने देखिए लास्ट लेक्चर में फोल्डिंग की और फोल्डिंग की बात की थी, तो वहां पे कंप्रेशन और टेंशन शब्दों का हमने इस्तेमाल किया था। मैंने कहा था कि कंप्रेशन की वजह से क्या होती है, फोल्डिंग, और टेंशन की वजह से, तनाव की वजह से क्या होगी, फोल्टिंग, भ्रंश की प्रक्रिया, और उसकी वजह से फिर चट्टानें टूट जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवर थ्रस्टिंग भी होती है ना, आपको याद होगा। तो इस सारे प्रोसेस में ऑब्वियसली जब भी जमीन में चट्टानें टूटेंगी, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे या कंप्रेशन आएगा, तो इन सभी प्रोसेसेस की वजह से क्या होगा, पृथ्वी के ऊपर भूकंप जनरेट होगा। तो इसे हम बोलते हैं इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। उसके अलावा क्या क्या हो सकता है, उसके अलावा देखिए जलीय भार हम बता सकते हैं कि कभी कभी हम बहुत अधिक भारी डैम बना लेते हैं, तो जमीन के ऊपर प्रेशर डालकर वो अर्थक्वेक जनरेट करते हैं। इसी प्रकार से लैंडस्लाइड बता सकते हो, कहीं पे लैंडस्लाइड अगर आ गया है तो वहां पे भूकंप आ गया। कास्ट टोपोग्राफी भी आपकी आगे आएगी सिलेबस में, तो वहां पे गुफाओं की छतें टूट जाती हैं। कई बार माइंस में जो है हम विस्फोट करते हैं तो वहां पर हम भूकंप महसूस करते हैं, लेकिन वो छोटे लेवल पे आता है। तो ये सारे के सारे रीजंस है आपके, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आ सकता है, तो विद डायग्राम इन चीजों को आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक्स के ऊपर। देखिए जो वेरी फर्स्ट हम मानते हैं वो मानते हैं ओरिजिन के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति। भूकंप की उत्पत्ति जो है वो का जो आधार क्या है, भूकंप की उत्पत्ति के अनुसार जो है दो प्रकार के भूकंप रहेंगे, प्राकृतिक या कृत्रिम। प्राकृतिक यानी कि जो नेचुरल तरीके से आए हैं, ठीक है, इसमें मनुष्य का कोई पार्ट नहीं है, पृथ्वी की जो इंटरनल फोर्सेस की वजह से हमें महसूस हो रहे हैं, दे ऑल आर नेचुरल अर्थक्वेक्स। इसके फर्दर चार कैटेगरीज हैं, जो सबसे पहले आपकी बुक्स में दे रखी है वो है ज्वालामुखी भूकंप, जो इस डायग्राम में नंबर 2 पे है, ज्वालामुखी भूकंप। अभी मैंने बता ही दिया कि ज्वालामुखी कहीं पर आया है, उसकी वजह से भूकंप आया है अगर, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा वितलीय भूकंप। वितलीय को हम टेक्टोनिक फोर्सेस भी बोल देंगे। टेक्टोनिक फोर्सेस यानी कि जो पृथ्वी के अंदर प्लेट्स हैं उनकी वजह से कहीं पर दरारें पड़ रही हैं, कहीं पर जो है फोल्डिंग की प्रोसेस हुई, कहीं पे फोल्टिंग की प्रोसेस हुई, उसके कारण अगर हमने भूकंप महसूस किया है। फिर आपका आ सकता है आइसोस्टेसिक, जो कि वेरी फर्स्ट संतुलन मूलक लिखा हुआ है ना इसमें, वेरी फर्स्ट। उसमें मैंने बताया था ना कि कहीं पे जो बलित पर्वत अगर कहीं पर बने हैं, एकदम से फोल्ड माउंटेन अगर कहीं पे बने, तो संतुलन की वजह से क्या होगा, वो एकदम से नीचे की तरफ मूव करेंगे, तो इसमें चट्टाने टूटकर अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करेंगे, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। और जो लास्ट आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका वितलीय। वितलीय भूकंप क्या होगा, वितलीय भूकंप हम बोलेंगे जिसमें भूकंप ऐसे भूकंप जो पृथ्वी के अंदर अत्यंत गहराई पर आते हैं। एक प्लूटोनिक वर्ड आया था ना, तो वो यही है। प्लूटोनिक वर्ड का मतलब है पृथ्वी के काफी अंदर महसूस होने वाली चीजें। तो इसका देखिए तकरीबन पृथ्वी के अंदर 300 से 700 किलोमीटर की गहराई में भूकंप महसूस होते हैं। तो ये जो होंगे वो जमीन के ऊपर इतने अधिक महसूस नहीं किए जाते, बिकॉज इसका प्रभाव जमीन के अंदर ही रह जाता है। नंबर देखिए प्राकृतिक हो गया, उसके बाद हमारा है नंबर 2 पे कृत्रिम भूकंप। नाम से ही स्पष्ट है कि मनुष्य अगर कोई कार्य कर रहा है, सुरंग खोद रहे हैं कहीं हम, कहीं पर हमने रेलवे ट्रैक अगर बिछा रहे हैं, परमाणु विस्फोट अगर कहीं कर रहे हैं, तो वहां पे जो आसपास के क्षेत्रों में कहीं पे भूकंप हल्का फुल्का जो शेकिंग महसूस करेंगे वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। डिस्ट्रक्शन ज्यादा नहीं होती इनसे, ज्यादा किससे होगी, प्राकृतिक भूकंपों से। नंबर 2 जो आपकी हेडिंग है वो है उद्गम केंद्र की गहराई के आधार पर भूकंप एक्चुअल में कितने किलोमीटर गहरे पे आया है, उसका फोकस कितने किलोमीटर था। उथले भूकंप मध्यवर्ती या गहरे, उथले सिंपल है, ज्यादा गहरे नहीं, 70 के आसपास, 70 किलोमीटर रहेगी। नंबर 2 पे आपके आ जाएगी मध्यवर्ती, ये मॉडरेट माने जाएंगे, यानी कि 70 से लगभग 300 तक। और गहरे जो अत्यंत गहराई पर, जिसको हमने प्लूटोनिक भूकंप भी बोला है ना, 300 से 700 किलोमीटर की गहराई, तो इजी सा है। और तीसरी एक कैटेगरी और आपकी आ सकती है जिसे हम बोल सकते हैं उसकी पोजीशन के आधार पर, कि एक्चुअल में भूकंप आया कहाँ पर है, क्या वो स्थल भाग पर आया है, लैंड एरिया में आया, या फिर वो सागरों में आया है, ओशनिक ओशियंस में आया है, ठीक है।
अगर धरातल पर आया तो कहलाएगा स्थलीय भूकंप, महाद्वीपों पे आएंगे या आइलैंड्स पे आएंगे। अधिक विनाशकारी होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली मनुष्य तो स्थल पर ही रहता है। और जो आपके समुद्री भूकंप होते हैं वो विनाशकारी कब होंगे, जब वो तट के नजदीक आएंगे। अगर वो गहरे भूकंप जो है वो बिल्कुल समुद्र के बिल्कुल भीतरी हिस्सों में आए हैं तो हो सकता है कि ज्यादा महसूस ना हो पाए, लेकिन अगर वो बिल्कुल ऑफशोर आए हैं तो उसमें क्या होगा कि वो सुनामी को जनरेट कर देते हैं, और उस सुनामी की वजह से जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उसमें डिस्ट्रक्शन काफी होती है। अब हम फटाफट बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स के, कि भूकंपों के प्रभाव क्या क्या होते हैं। देखिए स्पष्ट है, अगर काफी इंटेंसिटी का, काफी मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है तो जन धन की अपार हानि होगी। जितनी अधिक इसकी इंटेंसिटी होगी उतना अधिक इससे जो है वो डिस्ट्रक्शन होगा। और क्या हो सकता है, देखिए नदियों के द्वारा मार्ग परिवर्तन। कई बार क्या होता है कि जो रिवर बेड है वो या तो उठ जाएगा, या लैंडस्लाइड की वजह से जो जो उसका नेचुरल पाथ था वो अलग हो जाता है। तो जो नॉर्मल जिस दिशा में आपकी रिवर बह रही थी वो उससे हटकर किसी और डायरेक्शन में बहने लग जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, फ्लड्स आ जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी काफी फेमस है इस चीज के लिए। उसके अलावा मैंने बताया ही कि अगर समुद्रों में आया है तो सुनामी कई बार जनरेट हो जाएगी। उसके अलावा क्या है, भूमि के ऊपर कहीं पे दरार पड़ जाएगी, कहीं पे धसाव हो जाता है, गैस है, कीचड़ है, वो जमीन के ऊपर आ जाए, तो ये सब सारी सारी इसके डिस्ट्रक्शन है। लेकिन क्या इससे कुछ लाभ भी हैं? कुछ लाभ हैं। लाभ क्या क्या हो सकते हैं, देखिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगता है। ये डायग्राम आप बना सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए। मैंने बताया ही कि पी वेव एस वेव्स जो है वो जमीन के अंदर भी जाती है। एल वेव्स तो नहीं जाती लेकिन पी और एस जाती हैं। और पी वेव्स तो एकमात्र वेव है जो तीनों के तीनों लेयर से गुजरती है पृथ्वी की। तो जहां जहां से ये जाएंगे, देखिए पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जो है लेयर्स का नेचर बदलेगा वैसे वैसे पी वेव और एस वेव्स की स्पीड भी बदलती चली जाती है। तो इनकी स्पीड को मॉनिटर करके हम ये पता लगा लेते हैं कि कितनी गहराई के ऊपर किस प्रकार के मटेरियल है जमीन के अंदर। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमें हमें जो है इनसे हमें काफी जानकारी मिलती है। उसके अलावा क्योंकि मैंने बताया था कि फोल्डिंग और फोल्टिंग के प्रोसेसेस होती हैं तो इससे काफी प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। कहीं पे दरार घाटियां बनती हैं तो कहीं पे पर्वत और पठार बनते हैं। सेम ऐसे ही क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो है फोल्डिंग फोल्टिंग के प्रोसेसेस होंगे तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन की मैंने बात की थी। इन्हीं एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के अंदर क्या होता है, हमारा पेट्रोलियम मिलता है। और जहां पेट्रोलियम होगा उसी पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर नेचुरल गैस के भंडार भी होते हैं। लैंडस्लाइड की प्रोसेसेस होंगी। लैंडस्लाइड की होने की वजह से क्या होगा, फर्दर जो है मृदा निर्माण की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो होंगे इसके बेनिफिट हैं। इससे देखिए बिफोर एंड आफ्टर में आपको दो डायग्राम नजर आ रहे होंगे। इससे क्या हो जाता है कई बार कि जो है ना कुछ नई झीलें भी जन्म लेती हैं। भूकंप की वजह से क्या हो जाता है कई बार कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कोई पत्थर था, उसने किसी रिवर को अवरुद्ध कर दिया, तो जो उसका हल्का सा जो पार्ट था वो किसका रूप धारण कर लेता है, एक लेक का, एक झील का। ये आपको नजर आ रही होगी कि मेडिसन रिवर है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं यूएसए का, और उसमें एक नेचुरल डैम भी फॉर्म हो गया है मेडिसन रिवर का ना, और एक अर्थक्वेक की लेक भी बन गई है। पहले ऐसा था और जो दूसरा है अब वो ऐसा नजर आ रहा है। फिर हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, भूकंपों का विश्व वितरण। ये आपको डायग्राम नजर आ रहा है। जो सबसे अधिक भूकंप जिस पेटी में महसूस किए जाते हैं वो है आपकी प्रशांत महासागरीय पेटी। प्रशांत महासागरीय पेटी में क्या होगा कि चारों ओर जितने भी, देखिए प्रशांत महासागर के जो चारों ओर जो आपको कॉन्टिनेंट्स नजर आ रहे हैं, इन सभी कॉन्टिनेंट्स के इन कोस्टल एरियाज में सबसे अधिक भूकंप महसूस किए जाते हैं। लगभग जो 68% भूकंप है वो इसी कोस्टल एरियाज में आते हैं, और इसीलिए इस पेटी को रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। भूकंप भी आते हैं और ज्वालामुखी भी आते हैं। उसके अलावा आपकी एक मिड अटलांटिक बेल्ट है जो कि बिल्कुल अटलांटिक महासागर के बीचों बीच आपको नजर आएगी। ठीक है, यहाँ भी काफी सारे भूकंप आते हैं। एक आपकी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है जो कि आपकी जो है भूमध्य सागर और आपके एल्प्स माउंटेन से होती होती हिमालय के सहारे
आपके भारत के अंदर आ जाती है, ये भी इसमें आएगी। और लास्ट में आप क्या जाते हैं, कुछ इंटरप्लेट सिस्मिक जोन्स रहते हैं, जो कहीं कहीं जैसे कि पूर्वी अफ्रीका आ गया, या जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, इनमें ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनका निर्माण जो था वो बिल्कुल लावा के जमने से हुआ, तो थोड़ा सा ये सेफर जोन्स माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतने भूकंप महसूस नहीं होते। लेकिन जो मैंने आपको 3 बेल्ट बता दी, वेरी फर्स्ट बताई थी प्रशांत महासागरीय पेटी, फिर आपकी मिड अटलांटिक बेल्ट थी, और आपकी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट थी। मिड कॉन्टिनेंटल के अंदर ही भारत आता है, इनमें काफी भूकंप महसूस किए जाते हैं। फिर हम एक नजर भारत के जोन्स पे भी डाल लें। सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया है, ठीक है। 4 जोन्स हम मानते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट वाले ऑब्वियसली जो व्हाइट कलर में, जो कि काफी सेफ हैं, सबसे जो सेफेस्ट पार्ट है वो हमारा प्रायद्वीपीय भारत ही है, नीचे का हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा। उसके बाद जो पर्पल एरियाज हैं वो फिफ्थ जोन में आएंगे, सबसे अधिक जो विनाशकारी जोन्स हैं, सबसे अधिक भूकंप इन्हीं एरियाज में आएंगे। तो ये कहाँ है, आपका जो 7 सिस्टर्स आपके हैं ना, बिल्कुल आपका पूर्वी भारत, और भुज का एरिया आपको गुजरात में नजर आ रहा होगा। और सेम ऐसे ही आपको दिल्ली के ऊपर देख लीजिए, ये सारे के सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे नवीन बलित पर्वतों के क्षेत्र हैं, ये फोल्डेड माउंटेन्स। और ये जो माउंटेन है, हम ये मानते हैं कि आज भी ऊपर उठ रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर उठेंगे तो यहाँ पे भूस्खलन भी होगा और भूकंप भी आएंगे। तो सबसे अधिक ये हैं, और ऐसे ऐसे आप इसमें दिखा सकते हैं, शेडिंग के माध्यम से भी आप इसको दिखा सकते हैं। और फिर लास्ट में हम बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक से, कि क्या हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। देखिए, प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं बहुत कम, लेकिन हम इतने अगर हम प्रेडिक्शन कर भी लेंगे तो हम ये नहीं कर सकते कि हम फटाफट जो थे जन धन को कहीं और शिफ्ट कर लें। बहुत ज्यादा पहले हमें इसकी जानकारी नहीं होती, सुनामी की जानकारी पहले हो जाती है, चक्रवातों की जानकारी हो जाती है, लेकिन अर्थक्वेक के इतने अधिक ऐसे मेथड्स हमने अभी इजाद नहीं किए हैं कि हम बहुत एक्यूरेट भविष्यवाणी कर पाए। लेकिन जो हल्के फुल्के वो क्या है, कि पक्षी और जो जीव जंतु हो कुछ विचित्र व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, चाइनीज मैथोलॉजी में ऐसा माना गया है कि अगर किसी स्थान पर भूकंप आने वाला है, तो जो पशु पक्षी हैं और ऐसे जो बिलों में रहते हैं जंतु, वो अलग प्रकार के व्यवहार करते हैं, तो उसको हम ऑब्जर्व करें। उसके अलावा हम ये भी मानते हैं, जैसे रशिया में कुछ भूकंप आए, जापान में आए, तो उसमें ये हुआ कि अगर किसी स्थान पर भूकंप आने वाला है ना, तो वहां के जो भूकंप की तरंगे हैं, उनकी गति में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर इस परिवर्तन को मॉनिटर कर ले पहले, तो हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। और कई बार ऐसा कुछ क्षेत्रों में ऐसा माना गया है कि जो चट्टान है किसी क्षेत्र की, अगर वो ऊपर की तरफ उठती हुई महसूस होने लग जाए, इसका मतलब हो सकता है कि भूकंप आ जाए। तो ये ज्यादा ऐसे मेथड तो नहीं है कि जो कारगर साबित हुए हों, लेकिन फिर भी हम हल्का फुल्का इससे आइडिया ले सकते हैं। और लास्ट में इसमें हम देख सकते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, की अगर कोई ऐसा क्षेत्र है, जैसे मैं गुजरात की ही बात करूं, या हम हिमालय रीजन की बात करें भारत में, तो इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि भूकंप जो हैं आते ही रहते हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो लगभग 40 वर्षों में एक बड़ा भूकंप यहाँ पे आता ही है। तो हर 40 वर्ष के बाद अगर हम कोशिश करें पहले ही आइडिया लगाने की, तो शायद हम जो उससे होने वाला विनाश है उसको कुछ हद तक रोक सकते हैं। तो ये थी बात हमारी अर्थक्वेक की। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी जिसमें हम वोल्केनोज की बात करेंगे। गुड लक।